नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि अगर जो प्रॉब्लम थी वो अब आपके सॉल्व हो गई होगी। एस.के. मौर्य साहब, घनश्याम जी, आपके कमेंट से ये चीज़ प्रदर्शित हो रही है। चलिए सर, पूनम जी का भी कमेंट आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भी जो कुछ हम लोगों ने तैयारी की है, पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करना है, इसका मतलब कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और कॉपी और पेन के माध्यम से हम लोग समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर भी हमने इसके बात की है और इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रश्न भी हल किए हैं। और आने वाली जो अगली क्लास होगी वो भी हमारी एपी जीपी से ही संबंध रखने वाली होगी। जैसा कि हमने कहा कि भाई लगातार 17 तारीख के बाद में जो है कुछ समय हम लोग बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे कि भी 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी संभावना बनती है इस क्लास का समय भी है ना बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। और लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों के पास में लगभग 120 दिनों का समय है। तो एक एक टॉपिक जो है अपन 2 से 3 दिन करेंगे तो लगभग 40-42 जो टॉपिक्स हैं अपने ग्रेजुएशन मिला करके वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके साथ सामने है। इस प्रकार से जल्दी से आप इसको हल करें। हमारा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 16 है, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 16। आगे बढ़ते हुए हरात्मक माध्य 63/4 है, हार्मोनिक मीन इज 63/4। तो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना है? देन फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द नंबर्स। भाई 17 मई के बाद में टाइम को चेंज करना, तो टाइम जो है 1 घंटा आपका डिले हो जाएगा। जैसे अभी 7 बजे है तो टाइम आपका जो है 17 तारीख से हम लोग 8 बजे का करने का प्रयास करेंगे। और जब तक वैसे नोटिफिकेशन आपके पास में आ ही जाता है मैसेज के थ्रू कि क्लास कितनी बजे है हमारी। चलिए जल्दी से, समांतर माध्य आपको दे रखा है 16, हरात्मक माध्य आपको दे रखा है 63/4 और हमारा प्रश्न कहता है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, उसको हमें ज्ञात करना है। भाई ए जी और एच के अंदर कोई संबंध है क्या? भाई समांतर माध्य, ध्यान दीजिए। अब इस प्रश्न को क्या करना है, कैसे करना है, जिन्होंने अगर शुरुआत नहीं किया, जो नहीं समझ पाए तो वो इधर ध्यान देना। भाई मुझे बताइए, समांतर माध्य ए होता है दो संख्याओं का a + b/2 होता है। गुणोत्तर माध्य जी होता है दो संख्याओं का √ab होता है। और हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य होता है 2ab/a + b। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं और हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? चलिए घनश्याम जी, आपका रिजल्ट आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सही है। हमारे दिमाग के अंदर आना चाहिए कि भाई g² ah के बराबर होता है, क्योंकि जब मैं ah का गुणा करूंगा, a का मतलब है a + b/2 समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अभिप्राय है 2ab/a + b। तो यहाँ पर a + b से a + b और 2 से 2 कटते हुए ah आपका ab के बराबर हो गया, यानी ah आपका g² के बराबर होता है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं समांतर माध्य a, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन g और हरात्मक माध्य h में संबंध की बात अगर करते हैं तो क्या संबंध होगा? हमारे दिमाग में आना चाहिए कि g² ah के बराबर है। दोनों मान आपके पास में है। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। a का मान है 16 और h का मान है 63/4। जब इसको हल करेंगे, 4 से 16 कट गया 4 बार, g² = 4। 63 को हम लोग लिखेंगे 9 और 7 का गुणा 63 के रूप में। और g क्या हो गया सर? इसका जब वर्गमूल लेंगे 2 × 3 √ 7। फाइनल आंसर हमारा 6 √ 7। ऑप्शन नंबर डी अपने प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो घनश्याम जी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही था। चलिए, यहाँ पर जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से कितनों का उत्तर सही आ गया था? एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा प्रश्न है, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। ABC आर इन GP तथा XY क्रमशः A और B तथा B और C के समांतर माध्य है। X and Y आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B and B and C respectively, then find the value of A upon X plus C upon Y।
तो a बटा एक्स प्लस सी बटा वाई किसके बराबर है? क्या करना चाहिए सर इस प्रश्न को जल्दी से? प्रश्न ने कहा ए बी सी आपका गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। x और y जो दो संख्या a और b है, ए बी का समांतर माध्य जो है वो x है और बी सी का समांतर माध्य हमारा y है। प्रश्न हमारा कह रहा है a बटा एक्स प्लस सी बटा वाई किसके बराबर है? तो फटाफट जल्दी से प्रश्न को हल करना है। भाई कैसे करोगे इसका अब मैं हिंट दे देता हूं, इतना समय पर्याप्त है। आप लोग रास्ते में होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, आप इसको मान करके हल कर लें। भाई ए बी सी किस में है सर? गुणोत्तर माध्य में। तो ए बी सी को डिफाइन कर लें आप नंबरिकल फॉर्म के अंदर। ध्यान दीजिए, मेरा प्रश्न ही कहता है चूंकि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मतलब a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 4। अब प्रश्न क्या कह रहा है? x कौन है? x है a और b का समांतर माध्य है। तुरंत दिमाग में आए कि दोनों की जोड़ बटा 2, तो x का मान 3 बटा 2 हो गया। y कौन है? y है b और c का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, और ये b और c की जोड़ 2 + 4 बटा 2, 6 में 2 का भाग 3। तो सब चीजें आपके पास में आ गई सर। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से आप लोगों ने डिफाइन कर लिया नंबरिकल फॉर्म के अंदर, और इसी प्रकार से x ए बी का समांतर माध्य, y बी सी का समांतर माध्य। चलिए यहां से अपने प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। a बटा एक्स प्लस सी बटा वाई, देखो a का मान 1 है और x निकल के आया 3 बटा 2, c का मान 4 है और y निकल के आया 3। भाग उलट गुणा 2 बटा 3 प्लस 4 बटा 3, कुल मिलाकर के 6 बटा 3, और ये परिणाम आपका रहा 2। अपने प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। और यहाँ पर भी घनश्याम जी आपका कमेंट आ रहा है, बाकी किसी और विद्यार्थियों का कमेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी टक्कर दे रहे हैं आपको, और अच्छे से जो है हम लोगों ने जो है इसको कर लिया है। तो कुल मिलाकर के जहां पर आपका दिमाग चलना बंद हो जाए, ऑप्शन को दिमाग चालू कर लो। ठीक है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी के पद 1 2 4 मान लिया। कोई जरूरी नहीं 1 2 4 माने, 1 3 9 मान करके भी आप ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा सा प्रश्न है, लंबा प्रश्न है और ज्यादा सोचने का प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। यदि 1 स्क्वायर माइनस टी1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस टी3 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर माइनस टी एन बराबर 1 बटा 3 n स्क्वायर माइनस 1 है, तो टी एन का मान किसके बराबर है? चलिए थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूं करने के लिए। टी एन किसके बराबर है? चलिए कर लेते हैं सर। आप इस जो श्रेणी है इसको 2 भागों में आप बांट दें। ठीक है जी, 2 भागों में बांट करके देखो क्या दे रखा है, उसको मैं किस प्रकार से लिखना चाह रहा हूं। आपके लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर श्रेणी के अंदर 3 स्क्वायर, और ऐसा करते हुए n स्क्वायर का एक पद रहेगा, माइनस कॉमन लेते हुए t1 t2 t3, और इस क्रम के अंदर यह t1 बराबर 1/3 n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम लोगों ने प्लस प्लस के सारे पद स्क्वायर वाले अलग कर दिए, माइनस कॉमन लेकर t1 t2 t3 के पद हम लोगों ने अलग कर दिए। ये जो रिजल्ट है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आपके जानकारी में है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये कुछ पदों का योग है t1 t2 t3 tn। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस समेशन ऑफ tn, मेरे द्वारा ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको क्या लिख दिया हमने?
कि भाई ये T1 T2 T3 यानी T ये वाली बात होगी समेशन Tn बराबर 1/3n n स्क्वायर माइनस 1। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। इस माइनस ऑफ Tn को राइट में ले लेता हूं और 1/3 n स्क्वायर माइनस 1 को मैं लेफ्ट में ले लेता हूं। तो देखिए समेशन Tn राइट के अंदर चला गया जो पॉजिटिव हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 पक्षांतरण करते हुए माइनस का 1/3n और ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है इसके मैं फैक्टर करते हुए n प्लस 1 n माइनस 1 लिख लेता हूं। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए समेशन ऑफ Tn इज इक्वल टू यहां से कुछ चीजें कॉमन आ रही है लाइक एज 1/3 n प्लस 1 हमारा कॉमन आ रहा है। 1/3 n प्लस 1 कॉमन आने का मतलब 2n प्लस 1/2 माइनस n प्लस 1/3 कॉमन आ गया n माइनस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ Tn इज इक्वल टू 1/3n n प्लस 1 दो लसा पर एलसीएम लेते हुए 2n प्लस 1 माइनस 2 n माइनस 1 गुणा प्लस का 2, ये माइनस का 2n प्लस का 2n हमारा कट जाएगा और रिजल्ट आ रहा है 1/3 n प्लस 1 और ये आपका हो गया 3/2। 3 से 3 कट चुका है। तो बताइए समेशन Tn किसके बराबर हो गया? समेशन Tn हो गया n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने समेशन Tn को निकाल दिया। वापस से ध्यान देना क्या किया हम लोगों ने भाई, यहां पर दो प्रकार की स्थितियां रही, 1 स्क्वायर माइनस T1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस T2। इसमें से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को अलग करते हुए माइनस का T1 प्लस T2 प्लस T3 आ गया। T1 T2 T3 का योग समेशन Tn के रूप में रखते हुए हम लोगों ने समेशन Tn का मान निकाल दिया। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर कि Tn किसके बराबर होगा, यानी nवां जो पद होगा हमारा वो समेशन Tn माइनस समेशन Tn माइनस 1 होगा। यानी n पदों के योग में से उसके पहले तक के n माइनस 1 पदों का योग घट जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, an इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखा है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। s सम है तो यहाँ पर समेशन का प्रयोग हो रहा है, तो योग n पदों का योग समेशन Tn और उसमें से n माइनस 1 पदों का योग हम लोग यहाँ पर घटा दें। तो देखिए क्या पोजीशन बन रही है, Tn का मान चाहिए, समेशन Tn हमारे पास में है, इसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है। और जब कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं तो n गुणा n प्लस 1/2 और Tn माइनस 1 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n को बदलाव कर रहे हैं और n के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, n माइनस 1 लिख रहे हैं। तो n के स्थान पर n माइनस 1, n के स्थान पर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये कट गया सर। बताइए इनमें से कुछ चीजें कॉमन आ रही है लाइक एज n/2 कॉमन आ गया भाई, दोनों पदों में n/2 हो गया। पीछे क्या रहा, n प्लस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका कट गया। तो रिजल्ट है n/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और काटते हुए हमारा किसके बराबर हो गया, Tn n के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी घनश्याम जी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया था। अब देखो इस पर्टिकुलर प्रश्न की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर प्रश्न के अंदर जब इन सभी का योग और ये n पद है, जब n का मान 1 रखूंगा तो मेरे पास में ये पहले पद के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का योग अगर ये है तो बताइए n का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पर मेरे पास में T1 का मान आ जाता है और वो 1 रखने पर जो परिणाम होगा, चूंकि 1 रखने पर ये 0 के बराबर है और 0 के बराबर है तो 1 पहला पद आ रहा है, n बराबर 1 रखने पर पहला पद एक पद का योग 1 स्क्वायर माइनस T1 बराबर 0। तो T1 जो हो गया 1 स्क्वायर 1 के बराबर हो गया और n बराबर 1 रखने पर कहां से 1 है मैं बाय ऑप्शन कर सकता हूं, ठीक है। तो मौर्य सर आपका भी जो कमेंट आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। समझ में आई ना कि भाई ये तो आपका तरीका रहा। इन केस बाय ऑप्शन कैसे करना है, तो जैसे ही मैं n बराबर 1 करता हूं इसका मतलब है 1
पद का योग हो गया, और एक पद का योग का मतलब पहला ही पद हो गया, और एक पद का योग 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जब n का मान 1 रखूंगा तो 0 आया। इधर से पहला पद हमारा 1 स्क्वायर माइनस t1 बराबर 0 है, तो t1 बराबर 1 स्क्वायर 1 के बराबर हुआ, यानी n बराबर 1 रखने पर एक पद का योग यानी उस श्रेणी का योग 1 के बराबर होगा। और जैसे ही आप n बराबर 1 रख रहे हैं तो ये 1/2 है, उत्तर नहीं है। n बराबर 1 रखने पर 0 है, ये उत्तर नहीं है। n बराबर 1 रखने पर 2 है, ये उत्तर नहीं है। और n बराबर 1 रखने पर यह उत्तर हमारा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और रही बात, बाकी तरीका आपके सामने है। ठीक है जी, बिल्कुल है ना घनश्याम जी, ऐसा ही करना था। n बराबर 1 रख करके ही आपको चेक करना। चारों ऑप्शन जो है आपके बड़े अच्छे से यहां पर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है श्रेणी 1, 4, 8, 13, 19, 26 के n पदों का योग कितना है। समझ गए। फाइंड द सम ऑफ अ सीरीज 1 + 4 + 8 + 13 अप टू n टर्म्स। n पदों का योग। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और रही बात सॉल्व करने में, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए अगर आपने ढंग से इसको समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो जब भी n वाली बात होती है ऐसे, तो हमारे परीक्षा के अंदर 2-4 प्रश्न आने चाहिए। बाय ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। जब n का मान 1 रखेंगे, इसका मतलब एक पद का योग है जो कि 1 के बराबर हो जाए। इन केस अगर 1 से अधिक ऑप्शन परिणाम 1 को देते हैं, तो उन ऑप्शंस के अंदर n बराबर 2 रख दूंगा, यानी 2 पदों का योग 1 + 4 5 के बराबर हो जाए। क्लियर है ना। तो ये कुल मिलाकर के हमको सोचना पड़ेगा। n बराबर 1, 2 रख करके चेक कर लेंगे, n पदों का योग हो जाएगा। सीधा सीधा बाय ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी पोजीशन क्या रहेगी। n बराबर 1 रखने पर हमारा प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न कहता है 1। अब ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन में ए, n बराबर 1 रखने पर 1 गुणा 1 रखेंगे तो 6 और 1 7 में से 1 गया 6। ये अपना परिणाम 6 के बराबर आ रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी, भाई 1 आना चाहिए। 1 गुणा 1 और 1 2 में से 6 गया -4, -4 तो ये उत्तर भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में रख रहे हैं 1 गुणा, यहां पर n स्क्वायर माइनस, इसको प्लस करना चाहिए, तो n स्क्वायर प्लस 6n - 1/6 की बात करते हैं इधर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहा। 1 रखने पर 1, 6 और 7 में से 6/6, ये परिणाम आपका 1 के बराबर बनता है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं, तो 1 गुणा 1 - 1 - 1 -1/6, ये -1/6, तो ये परिणाम भी हमारा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चूंकि मैंने अभी जो है यहाँ पर चेंज किया है, तो एक बार n बराबर 2 से और ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं इसको कि ऑप्शन सी मेरा प्रश्न का आंसर है या नहीं है। जब मैं n बराबर 2 से ट्राई करता हूं, तो ऑप्शन प्रश्न हमारा क्या कहता है, 2 पदों का योग 1 + 4 हमारा 5 हो गया। और ऑप्शन सी क्या कहता है हमारा, n का मान 2 रखने पर 2 गुणा 4 + 2 छंग 12 - 1/6, सही है। तो 2 गुणा 12 और 4 16 में से 1 गया 15/6। और जब आप इसको देख रहे हैं 2 उसके पहाड़े से काटते हुए, हमारा उत्तर फिर से क्या बन गया सर, मैच हो रहा है 5। ठीक है, तो यहां पर जो है वो n स्क्वायर माइनस 6n के स्थान पर क्या होना चाहिए, n स्क्वायर प्लस 6n - 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौली साहब आपका आंसर सही है। घनश्याम जी जो है यहाँ पर जो है आपने भी कमेंट किया, कोशिश की है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक रह गई है लिखते समय चिन्हों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि क्रमशः ए बी सी एक समांतर श्रेणी के पी में क्यू है और आर में पद है, ए बी सी आर पी क्यू एंड rth टर्म ऑफ ए पी, तथा एक गुणोत्तर श्रेणी के भी पी में क्यू है और आर में पद है, एंड ए बी सी आर आल्सो द पी क्यू एंड rth टर्म ऑफ जी पी, यानी ए बी सी समांतर श्रेणी के लिए भी पी क्यू आर है।
पीवें क्यूवें आरवें पद है, और वही एबीसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए भी पीवा क्यूवा और आरवा पद है। तो हमारा प्रश्न कह रहा है ए टू द पावर बी माइनस सी, बी टू द पावर सी माइनस ए, सी टू द पावर ए माइनस बी किसके बराबर है। चलो जल्दी से, बिल्कुल घनश्याम जी फटाफट आपका जवाब आ गया और 100% आप सही हैं। चलिए इधर ध्यान देना, लिखना बंद करते हुए गौर कीजिए। इधर भी जो सामने बैठे हैं वो लिखना बंद करो सर भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत प्रोसेस के अंदर हम लोग जा रहे हैं। किशोर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? गलत उत्तर आ रहा है, यही तो। हाँ जी, देखो जब हम कह रहे हैं जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में भी है, जो पद हमारे गुणोत्तर श्रेणी में भी है, जो पद हमारे हरात्मक श्रेणी में भी है, इसका मतलब जो नंबर है वो आपस में बराबर बराबर है। समझ गए? अगर मैं कहता हूं दो संख्या या तीन संख्या समांतर में है और वही दो तीन संख्याएं गुणोत्तर में है और वही दो तीन संख्याएं हरात्मक में भी है, इसका मतलब वो नंबर्स बराबर बराबर है। जब मेरे पास में नंबर ऐसे होंगे 2 2 2 तो मैं कहूंगा समांतर श्रेणी है, क्योंकि 0 0 0 से बढ़ रही है ना। 2 2 2 मैं इसको गुणोत्तर श्रेणी भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि ये गुणा एक गुणा एक गुणा एक हो रहा है, और 2 2 2 हमारे हरात्मक श्रेणी में भी है। तो जब एक जैसे पद समांतर में भी हो, वही पद क्रमांक वही पद आपके गुणोत्तर में हो, तो वो आपस के अंदर बराबर बराबर मान लिए जाने चाहिए। तो मैं यहां पर क्या मान रहा हूं ए बी सी समांतर श्रेणी में और वही ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, और इन दोनों के पीवें क्यूवें आरवें पद है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? ए का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 2 मान लिया। आपकी इच्छा है तो आप 3 3 3 मान लें, आपकी इच्छा है तो आप 4 4 4 5 5 5 कुछ भी मान लें। लेकिन जब एक जैसे क्रम पर स्थित पद समांतर में गुणोत्तर में हरात्मक में आपस में बराबर हैं, तो वे पद नंबर्स आपके आपस में बराबर रहेंगे। तो अब चलिए अपने प्रश्न के उत्तर पर आ जाता हूं मैं। ए टू पावर बी माइनस सी, बी टू पावर सी माइनस ए और सी टू पावर ए माइनस बी। तो ए का मान हो गया 2 की घात 0, अगेन 2 की घात 0, 2 की घात 0। किसी भी आधार पर घात 0 का मान 1 होता है। तो कुल मिला के अपना उत्तर क्या हो गया? एक ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यहां पर टेक्निकली चीज मानने वाली, समान पद समान क्रम के पद और वो समांतर में और गुणोत्तर में दोनों है, तो पद ही समान हैं, आपस में बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई घनश्याम जी कह रहे हैं मैंने बहुत से क्वेश्चन में देखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पॉसिबल होता है एपी बोला हो तो 0 और जीपी बोला हो तो 1 उत्तर आता है। बिल्कुल घनश्याम जी, मोटे तौर पर ऐसा ही होता है। जब एपी की बात आती है तो यहाँ पर बीच में प्लस प्लस के निशान होते हैं, और जब जीपी की बात आती है तो जो पद आपके माने जाते हैं वो गुणा के अंदर होते हैं। आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी के पदों के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने इस प्रकार की बात की थी, ए यहाँ पर है ना, Q माइनस आर प्लस बी, आर माइनस पी प्लस सी, पी माइनस क्यू। इस प्रकार से आपका समांतर श्रेणी की बात होती है तो परिणाम निश्चित रूप से 0 होता है। गुणोत्तर श्रेणी की जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा a टू द पावर p माइनस क्यू, बी टू द पावर, यहाँ से क्रम उल्टा कर दिया मैंने, a टू द पावर q माइनस आर, बी टू द पावर r माइनस पी, सी टू द पावर p माइनस क्यू। इस प्रकार के जो परिणाम है उनका परिणाम गुणोत्तर श्रेणी में 1 होता है मोटे तौर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अच्छा सा प्रश्न और है आपके लिए, जल्दी से कोशिश करें इस प्रश्न को हल करने के लिए, क्योंकि एक से अधिक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे तब जाकर के आपका यह प्रश्न होगा। हमारा प्रश्न है यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी हो, तो x y के पदों में क्या होगा। देखिए आपका प्रश्न जो है y दे रखा है x के पदों में, y x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 इस प्रकार से, और मेरा प्रश्न का उत्तर चाहिए x y के किन पदों में होगा।
भाई चीज समझ में आ रही है, क्या करना है इस प्रश्न के लिए? भाई ध्यान दीजिए, भाई यहां पर आप क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहला काम, हमारे पास में जो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी नजर आ रही है और अनंत पदों की है, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग निकालते हुए हम यहां पर x का मान y के पदों में लेना चाहेंगे। पहला काम तो ये करेंगे, ठीक है। यहां पर घनश्याम जी बहुत बढ़िया, इस बार भी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए y बराबर, जिनसे नहीं हुआ वो गौर करें, x³ माइनस x4 अप टू इन्फिनिटी की बात हो रही है। जब मैं इसकी बात करता हूं तो y बराबर, हमारा रिजल्ट है a/1 माइनस आर। यह है अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला हम लोग लिखना चाहते हैं। y बराबर a का अभिप्राय x है अपॉन 1 माइनस r का अभिप्राय माइनस x है। दूसरे पद माइनस एक्स स्क्वायर में पहले पद x का भाग देने पर r माइनस एक्स बनकर के आ रहा है। मैं यहां से x का मान चाहता हूं। वज्र गुणा करने पर y प्लस एक्स वाई बराबर x। पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई। y बराबर x 1 माइनस वाई, और कुल मिलाकर के x हमारा किसके बराबर हो गया? y अपॉन 1 माइनस वाई। अब मुझे बताइए, क्या ये उत्तर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। अब इसको आगे बढ़ते हुए इस उत्तर को, परिणाम को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? भाई नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे और द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा? यहां पर गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट रहा, और उसके बाद में देखिए अनंत पदों के प्रसार की बात हो रही है। यहां पर द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम से मुझे एक्सपेंशन करना, और खास बात, एक्सपेंशन का जो पहला पद है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और जब इसका प्रसार करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई। जब पावर माइनस अंदर माइनस सारे प्लस हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं सर कि जब पावर माइनस में 1 रहती है तो गुणांक नहीं होते हैं, सब गुणांक 1 1 1 हुआ करते हैं। पावर अगर -2 है तो गुणांक 1 2 3 4 के रूप में होते हैं। पावर अगर 3 है तो 1, उसके बाद में 2 जुड़ करके 3, फिर 3 जुड़ करके 6, 4 जुड़ करके 10, फिर 15 प्लस 21, इस रूप में हमारा होता है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू इन्फिनिटी, और गुणा करते हुए x बराबर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत है सर? चलिए मौर्य सर, आपका भी आंसर सही आ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न को इस प्रकार से, यदि श्रेणियां 3 10 17 और 63 65 67 इस प्रकार है कि उनके nवें पद समान है, तो n का मान क्या होगा? इफ द सीरीज 3 10 17 and 63 65 67 are in such a way that the nth term of these series are equal, then the value of n equals। n का मान कितना है? देखिए अगर प्रश्नों का उत्तर आता है तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में हम अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, उत्तर दे दिया? आपने कहाँ किया? ऐसे नहीं होता है, याद था, है ना, करना पड़ता है भाई। ये तो चलो ठीक है, पर्टिकुलर सवाल है जो आपने याद कर लिया, लेकिन हर सवाल याद नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, श्रेणियां कौन सी है? हमारी श्रेणियां समांतर श्रेणियां हैं, और nवां पद समान है, तो पहली समांतर श्रेणी का nवां पद दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद आपस में बराबर करें। दोनों में a और d अलग अलग आएगा। एक समांतर श्रेणी के लिए पहला पद स्मॉल a और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d सोचते हुए, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल A और सार्व अंतर कैपिटल D सोचते हुए, लेकिन n का मान तो n ही रहेगा, क्योंकि n क्रमांक पहले में भी होगा और nवां पद आपका दूसरे में भी होगा, और दोनों को बराबर करते हुए n का मान हम लोग निकाल दें। देखिए हम लोगों को क्या चीज दे रखा है? हमें दे रखा है 3 10 17
का nवां पद बराबर है 63, 65, 67 का nवां पद। और चूंकि समांतर श्रेणी है यहां पर, और समांतर श्रेणी के n पद का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है ए एन, समांतर श्रेणी के लिए a प्लस n माइनस 1 डी। चलिए मैं इसको यूज करना चाहता हूं। इसके लिए a आपका 3 हो गया, प्लस n माइनस 1 डी का अभिप्राय 7, सामने की ओर a 63 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2। इसको सॉल्व करते हुए n का मान हम लोग निकालते हैं। चलिए 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। ये 2n इधर लेते हैं, इस 7n में से घटा देते हैं, तो रिजल्ट क्या रहा? 5n बराबर, इधर 63 में से 2 घटाया 61, इधर 3 माइनस 7 कितना? माइनस 4, पक्षांतरण के बाद में प्लस 4 बन गया। यानी कि ये 63 माइनस 2 61 लिखते हुए 3 माइनस 7 माइनस 4 का पक्षांतर प्लस 4 करते हुए यहाँ से n बराबर कितना हो गया? 65/5। और हमारा उत्तर क्या हो गया सर? 13। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। ठीक है जी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आया होगा। देखिए यहाँ पर एस के मौर्य जी आपने 2 कमेंट किए हैं। घनश्याम जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मौर्य साहब ने कमेंट किया पहले बी 15 और उसके बाद आपने लिखा -11/13। ध्यान दीजिए पद क्रमांक है। देखिए पद का मान तो पॉजिटिव हो सकता है, पद का मान नेगेटिव हो सकता है, पद का मान भिन्न फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन पद क्रमांक तो आपका इंटीजर और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। भाई पद क्रमांक ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2.25वां पद, 2.25वां पद कौन सा होगा? या तो दूसरा पद होगा या तीसरा पद होगा। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शन में कभी आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा का प्रश्न है। इसको भी मैं जो है 3 स्टार की बात कर लेता हूं। हमारा प्रश्न है, यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग s1 है, यानी s1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं कहें या प्राकृतिक संख्याएं कहें एक ही चीज है, उनके वर्गों का योग s2 है, उन संख्याओं का वर्ग करेंगे वो s2 के बराबर है, और उनके घनों का योग s3 है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स s3। तो बताओ कौन सा सही कथन है? जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर आपको देना है। भाई इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, है ना? यहां पर सीधे सीधे भाई प्राकृत संख्याओं को 3 पदों तक मान लो, 1 2 3, समझ गए? उसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से s2 निकाल दो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब के योग से s3 निकाल दो, और 4 ऑप्शन में रख करके फटाक से चेक कर लें कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। यानी कुल मिलाकर के प्राकृत संख्याओं की बात करनी है, और यहाँ पर पहली n का मतलब n आप डिफाइन कर सकते हैं सर, जो भी आपको आवश्यकता हो। आप 2 पद 3 पद ले सकते हैं, तो 3 पद मिनिमम आपको ले लेना चाहिए। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी आपका आंसर सही है। घनश्याम जी का उत्तर सही आ रहा है। ये फटाफट मोना जी कंप्लीट करो, प्रश्न को हल करो। चलिए इस प्रश्न को हल करता हूं। देखिए हम लोग यहां पर प्राकृत संख्याओं के बारे में सोच रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, और हमारी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 ऐसा सोच लें। तो प्रश्न क्या कहता है हमारा? s1 कौन है? s1 उनका योग है 1 2 और 3 का योग 6। s2 कौन है? उनके वर्गों का योग है। देखिए वर्गों के योग का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है, हम तो सीधा इससे निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 4 13, और 1 का स्क्वायर 1 कितना बना? 14 के बराबर हो गया। और s3 हमारा क्या हो गया भाई? 9 और 4 13 14 तो है, और s3 आपका 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब के बराबर है। 3 क्यूब आपका 27 हो गया,
1 का क्यूब 1 हो गया 27 और 1 28 और 2 का क्यूब 8, 28 और 8 कितना हो गया 36। S1 S2 S3 के मान डिफाइन हो गए। अब ऑप्शन को ट्राई करना है और जैसे ही ऑप्शन के अंदर इन वैल्यूज को रखता हूं वन बाय वन, ऑप्शन नंबर ए के अंदर 9 S2 स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो देखिए 9 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 9 का गुणा 9 छंग 54 हासिल 5, 81 और 5 86 हासिल 8, 9 और 8 कितना 1764। जब राइट हैंड साइड की बात करता हूं ऑप्शन नंबर ए के लिए S3 आपका हो गया 36, 1 + 8 S1 हो गया 6, 36 गुणा 8 छंग 48 और 1 49, इसका गुणा करके चेकआउट करते हैं क्या उत्तर हमारा बनता है या नहीं बनता है। तो 6 नम 54 हासिल लग गया 5, 9 तिया 27 और 5 32, 6 चौका 24, 32 और 24 की जोड़ कितना होगा 52 4 56 हासिल 5, 4 तिया 12, 12 और 5 17, और चूंकि ये आंसर मैच हो गए मेरा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है एबीसी समांतर श्रेणी में, भाई ये प्रश्न भी जो है प्यारा सा प्रश्न है, हो सकता है अब आपके आए या नहीं आए क्योंकि यहाँ पर हरात्मक श्रेणी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आपके परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। एबीसी समांतर श्रेणी में है, एबीसी आर इन एपी, बीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, बीसीडी आर इन जीपी, सीडीई हरात्मक श्रेणी में है, सीडीई आर इन एचपी। हमारा प्रश्न है एसीई किस में होगा। घनश्याम जी इस बार आपका आंसर गलत आ रहा है, वापस से दोबारा से रीचेक करें, आपका उत्तर गलत है। चलिए अमित जी क्या उत्तर दे रहे हैं। भाई देखो, या तो नंबर माने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि ए बी सी मान सकते हैं, बी सी डी को मान सकते हैं, और फिर सी डी ई के अंदर हमारी स्थिति ई वाली गड़बड़ हो जाएगी। मनोज जी नागर साहब, है ना, आपका कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है। तो ई को मानते समय मान सकते हैं हम लोग, लेकिन मानते समय थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको प्रोसेस की बात कर लें, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए 1 बाय 1 जो आपको दे रखा है, हमारा प्रश्न कह रहा है ए बी सी समांतर श्रेणी में, इसका मतलब क्या होता है सर, बी किसके बराबर होता है a + c/2, ये पहला रिजल्ट। पर देखो यहां पर आपको स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, b a + c/2 बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब क्या हो रहा है c² बी डी के बराबर इक्वेशन नंबर 2, और सी डी ई हरात्मक श्रेणी में, इसका मतलब क्या हो गया सर, d किसके बराबर होगा 2ce/c + e इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सर, मेरा परिणाम ACE किस में है वो चाहिए, तो ACE के अंदर मुझे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर BD को हटा देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमारी कहती है c² = BD। ये मान आप इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से रखें, तो रिजल्ट है c² बराबर b का अभिप्राय इक्वेशन 1 से a + c/2 और d इक्वेशन नंबर 3 से 2ce/c + e। देखिए कुछ चीज़ें कटती है, जैसे 2 अंश के अंदर, हर के अंदर, एक c लेफ्ट के अंदर, एक c राइट के अंदर। अब गुणा कर लेते हैं, c का गुणा c से c² + ce बराबर ae + ce, गुणा कर दिया, दोनों पक्षों में ce भी आपका कट गया और रिजल्ट क्या हो गया c² बराबर ae। इसका मतलब क्या हुआ ACE किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की बात करें।
प्रश्न है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योगफल और पहले 6 पदों का योगफल 125 अनुपात 152 के अनुपात में है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी एंड फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी, और इनका जो है सम का रेशियोज वो 125 152 के अनुपात में है। श्रेणी का सार्व अनुपात क्या होगा? फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ सीरीज। चलो सर फटाफट जल्दी से। चलिए सर, अभी तक उत्तर किसी का भी नहीं आया है। चलिए मोना जी अपना आंसर दे रहे हैं। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूँ। भाई अपने में से जो है 2 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स निकल गए हैं और दोनों सही उत्तर हैं हमारे। चलिए जल्दी से इधर ध्यान देना। भाई आपका प्रश्न क्या कह रहा है सर? हमें दे रखा है समांतर श्रेणी के 3 पद A1, A2 और A3, इनका योग 125 के ऐसा हमारे द्वारा मान लिया जाए। कोई दिक्कत है क्या सर? भाई आपका अनुपात है 125 का और 152 का अनुपात है। जब अनुपात है तो इसके साथ में जो है कोई नंबर हो सकता है लाइक एज अ के। तो पहले 3 पदों का योग 125 के और पहले 6 पदों के योग की अगर बात करता हूं मैं, यानी A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ये हो जाएगा आपका 152 के। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब इसके अंदर हम लोग क्या करें, ये जो वैल्यू है ये आप रख सकते हैं 125 के रूप में। तो आपका रिजल्ट चौथे, पांचवें और छठे पद का योग दे देगा। ठीक है, वापस से पहले 3 पदों के लिए 125, 6 पदों के लिए 152 और पहले 3 पदों के लिए 125 के अगर हम लोग लिख लेते हैं तो A4, A5 और A6 ये मान हमारा पक्षांतर किया घटाया 27 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 बड़ा कौन होगा? बड़ा इक्वेशन 2 होगी है ना, तो बड़ी नंबर वाली इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में भाग लगा देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। वैसे अगर आप 1 में 2 का भाग लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो मैं 2 में 1 का भाग लगा रहा हूं, A4, A5, A6 और इक्वेशन नंबर 1 का भाग लगाते हुए A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हो रहा है 27 के बटा 125 के। चलिए के से के कट गया। अब गुणोत्तर श्रेणी के पद की बात हो रही है। A4 का मतलब क्या होगा? A4 का अभिप्राय AR क्यूब, A5 का मतलब AR टू द पावर n-1, एक कम पावर हो गया, और A6 के लिए AR की घात 5। हर के अंदर A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 27 बटा 125। ऊपर नीचे से कुछ चीज़ें कॉमन आती है। यहाँ पर
ए आर क्यूब कॉमन आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर, हर के अंदर ए कॉमन आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 27/125, 1 प्लस आर स्क्वायर एक कट गया, आर क्यूब अगर 27/125 है तो घनमूल लेने पर, क्यूब रूट लेने पर आर का मान कितना है, 3/5 है। इक्वेशन नंबर अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर मनोज जी और घनश्याम जी आपके आंसर है ना, ऑनलाइन के अंदर 2 स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, और यहाँ पर कितने हैं, चलिए दिलीप जी आपका भी आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, भाई इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब चीज़ें हम लोगों ने कर रखी है, वापस से रिकॉल हो रहा है सर कभी थोड़ा थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने। और जितनी बार आप प्रश्नों को देखोगे ना तो कई बार, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, भी कुछ प्रश्नों के रिजल्ट्स भी हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म के प्रश्न हैं वो हमको याद रहेंगे। अगला प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 216 है। गुणोत्तर श्रेणी जीपी की बात हो रही है, 3 संख्याएं 3 नंबर्स, गुणनफल 216, प्रोडक्ट की बात हो रही है 216 है, और उनमें क्रमशः 2, 8, 6 जोड़ने पर वे समांतर श्रेणी में होती है। यानी फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी in such a way that the product of numbers is 216, and if 2, 8 and 6 is added in these numbers then the numbers becomes in AP। क्या करना चाहिए, तरीके या ऑप्शन? बिल्कुल निश्चित बात है, हम लोगों को इसको ऑप्शन के माध्यम से कर लेना है। सबसे पहले सोचना है 3 संख्याएं जो जीपी के अंदर है तो जीपी में है या नहीं है, तो मोटे तौर पर जीपी में रहेगी संख्याएं, उनका गुणा 216 है या नहीं है पहले वो देखें। जिन जिनका गुणा 216 और जीपी के नंबर्स आ रहे हैं उनमें 2, 8 और 6 जोड़ दें, पता लगाएं क्या वो समांतर श्रेणी की संख्याएं बनती है या नहीं बनती है। बाय ऑप्शन हमको कर लेना चाहिए। चलिए आ गया सर उत्तर अपना। भाई बाय ऑप्शन आपको चेक करना है। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर जब मैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोचता हूं तो 3, 6 और 12 का गुणा, 18 और 12 का गुणा कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। पहली शर्त तो फुलफिल हो रही है, गुणा 216 सही है नहीं है भाई। इनका जब गुणा करेंगे 72 का 3 से गुणा 216 बन रहा है, तो पहली शर्त पूरी हो गई। और मैं समझता हूं कि सभी में पहली शर्त आपकी पूरी हो रही है ना। इनका गुणा 216 ए बी सी डी सब ऑप्शन के अंदर है। अब आपका प्रश्न कह रहा है 2, 8, 6 जोड़ने पर, देखिए स्थिति हमारी बन रही है 2 जोड़ने पर 5, 8 जोड़ने पर 6 और 8 14, 6 जोड़ने पर 12, 6 18, इनका गैप कितना बन रहा है 9, इनका गैप कितना बन रहा है +4। तो क्या ये एपी में हुआ, तो ये एपी में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करने पर 4, 6, 9, 24 और 9 का गुणा 216 यहाँ भी हो रहा है, लेकिन अब 2 को जोड़ता हूँ, 4 + 2 6 होता है, 6 + 8 14 होता है, और 9 + 6 15 होता है। पता लगा यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो ये भी एपी में नहीं आया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं चलेगा। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं। इनका गुणा जब सोचेंगे तो ये फिर से 216 ही बन करके आ रहा है, 18 छंग 108 और 108 का डबल 216। अब जब मैं इसमें पहले वाले में 2, 6 और 18 है, इसमें 2 जोड़ रहा हूँ, दूसरे में 8 जोड़ रहा हूँ, और तीसरे के अंदर हम लोग जब 6 जोड़ रहे हैं तो 2 और 2 4, 6 8 14, 18 6 24, गैप आपका प्लस का 10,
गैप आपका प्लस का 10। इसका मतलब अपना उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। एक अच्छा सा प्रश्न और है हमारे पास। भाई जब क्लास के अंदर डिस्कस किया था तो उस समय हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि इस प्रश्न को आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, एज ए फॉर्मूला ट्रीट करना है और इसका मान हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? दो संख्याओं a और b के समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है। समांतर माध्य तो a है और गुणोत्तर माध्य g है। वे राशियां क्या होगी? ठीक है भाई, सीधा सा अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखेंगे। वो संख्याएं जो होगी a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। मौर्य साहब कह रहे हैं सर ये टॉपिक हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है मौर्य साहब, गणित के अंदर कोई भी टॉपिक अपना हार्ड नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे से जो है हम लोगों को जो चीज़ें पसंद नहीं आती ना वो हार्ड हो जाती है। जिसको हम लोग जो है इंटरेस्ट लेकर के नहीं पढ़ते हैं वो हार्ड हो जाती है, बाकी जो है गणित के अंदर सब चीज़ें आसान है। ठीक है, तो अगली क्लास जो है हम लोग फिर से एपी और जीपी के ऊपर ही लेने वाले हैं। चलिए फिलहाल इसको एज अ रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, समांतर माध्य बड़ा है इसलिए वर्गमूल में हमेशा a स्क्वायर आगे रहेगा, क्यों घटाएंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और बाहर क्या रहेगा a प्लस माइनस। ये जो है प्रश्न हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगर मैं तरीके की बात करूं तो दो संख्याएं a b के समांतर माध्य a की बात कर रहा है। देखो a और b का समांतर माध्य किसके बराबर है? कैपिटल A। ए बी के समांतर माध्य का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है? a के बराबर। तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 2a के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा रिजल्ट है a और b का गुणोत्तर माध्य g है और गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी बराबर g। यहां से वर्क करने पर ए बी बराबर कौन? जी स्क्वायर, ऐसा। और यहां से स्टार मार्क हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? हम ये जानते हैं कि a माइनस बी जो होता है वह स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। और इसको रखते हुए a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से 2a का स्क्वायर माइनस 4 ab का मान इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से। ये जो वैल्यू रखी जा रही है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से रखी जा रही है। तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बाहर कॉमन आ गया, वर्गमूल के बाहर 2 लिख दिया गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मुझे ए बी के लिए उन संख्याओं के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हल करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस बी बराबर 2a, a माइनस बी 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, जोड़ दिया, b से b कट गया, 2a बराबर 2 कॉमन लेते हुए a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 हमारा कट गया। तो a आपका बना a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये पहली संख्या। ठीक है ना। जब मैं इनको घटाता हूं, किसको घटाया यहाँ? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 घटाया, चिन्ह बदल दिया, एक कट गया, b प्लस बी 2b हो गया बराबर 2a माइनस 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 कॉमन लेके काट लेते हैं तो b इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो a और b हमारी संख्याएं आ चुकी है। तो बताइए अपना आंसर क्या रहा? हमारी संख्याएं जो a और b के मान मुझे चाहिए था वह है a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर अनुपात की बात करेंगे तब भी अनुपात क्या रहा? a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अनुपात a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर।
अनुपात करते समय प्लस वाला पहले रखेंगे पद और माइनस वाला, माइनस कौन सा, ए प्लस माइनस में माइनस वाला, वो आपका बाद में रहेगा। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। तो चलिए सर, आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। 17 तारीख के बाद में हम लोग जो है समय बढ़ा करके कम से कम 1.5 घंटे का समय करने वाले हैं, और अगली क्लास जो है हमारी एपी जीपी के ही कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।